Minister Narendra Modi today paid a surprise visit to Leh, boosting the morale of our soldiers along the border and sending out a message to countrymen and, in fact, to the world. And DD News has been covering live as all eyes are on the Prime Minister's visit today. बिल्कुल। और जिस तरह से भारत और चीन के बीच इस वक्त गतिरोध का माहौल है और इस गतिरोध के माहौल में प्रधानमंत्री का खुद लेह पहुंचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि किस तरह से एक देश का प्रधानमंत्री अपने जवानों के मोराल को बूस्ट अप करने के लिए खुद वहां पे ग्राउंड जीरो पे पहुंच गए हैं। और ये महत्वपूर्ण कवरेज हम लगातार सुबह साहब को दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान। हमारे साथ एयर मार्शल निर्दोष त्यागी जी हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं कमर आगा साहब, वो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम दोनों ही मेहमानों का अब से कुछ ही देर के बाद उनके पास जाएंगे, लेकिन जो खबर ये है कि लगातार प्रधानमंत्री वहां पे ग्राउंड जीरो पे जो सिचुएशन है उसके वो आकलन कर रहे हैं। वहां पे लगातार जो एयरफोर्स के लोग हैं, जो आर्मी के लोग हैं, जो आईटीबीपी के लोग हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, उनसे बातचीत हो रही है और उन्हें समझाने और उन्हें वो सूचनाएं दी जा रही हैं किस तरह से ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं इन दिनों में और किस तरह से भारत की जो तैयारी है वो किस तरह से है। तमाम फोर्सेस की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से या फिर अगर बात करें आर्मी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री को लगातार अपडेट दिया जा रहा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भारत की तरफ से इस पूरे माहौल के बीच में कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह पहुंचे हैं। वो 10,000 11,000 फीट की ऊंचाई पर गए हैं लेह के उस इलाके में जहां की इस वक्त वहां पे हमारी सेना तैयार है और लगातार ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके साथ हैं। जो भी वहां पे सेना के लोग मौजूद हैं बॉर्डर पे, LAC पर, उनको एक संदेश कि पूरा भारत है, जो पूरे भारत के लोग हैं, जो 125 करोड़ की आबादी है, और साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो सेना के जवान हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसलिए भी उनका जो आत्मविश्वास है वो इस यात्रा के बाद से और भी काफी बढ़ने वाला है। लेकिन जो चिंता का विषय यह है कि किस तरह से जो भी टेंशन है, जो भी इश्यूज हैं, उसको किस तरह से हल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में हमने देखा भारत और चीन के बीच में जंग की स्थिति नहीं है, लेकिन भारत भी जंग नहीं चाहता है, चाइना भी जंग नहीं चाहता है। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से हालात बने हैं, हर कोई ये चाहता है कि यहाँ पे शांति का माहौल कायम हो सके और ये एक बहुत बड़ी एक पहल के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि अभी बहुत सारे दौर की बातचीत हुई 3 राउंड की बातचीत हुई है, दोनों ही सेनाओं के जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनके बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद से ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो चीन और भारत के बीच जो टेंशन का माहौल है उसको किस तरह से कम किया जाए, उसको रिलैक्स किया जाए। और इसी सब के बीच में प्रधानमंत्री का वहां पे पहुंचना बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और इसको लेकर ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे और वहां पे लगातार उनके साथ सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी वो मौजूद हैं। ये लद्दाख और लेह का इलाका, और वहां पे लगातार इन तस्वीरों को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री को जो सेना के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो उनको एक एक जरूरी जो सूचना है वो उन्हें बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जो हालात हैं वो हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे सहयोगी रमेश चंद्रा हैं जो ताज़ा अपडेट है उसके साथ। रमेश चंद्र जी, ये बताइए कि इस वक्त क्या कुछ वहां पे चल रहा है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीमो में जो MES का मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का डेमोन्स्ट्रेशन के बाद स्पेशल हेलीकॉप्टर में टेक्निकल एरिया से प्रधानमंत्री अलग से, ये नजदीक में ही है, एक वार मेमोरियल है लद्दाख की, ये हालत पेन का नाम से जाना जाता है। इस हालत पेन में पहुंच के वहाँ पर सीनियर ऑफिशियल जो आर्मी ऑफिशियल्स है प्राइम मिनिस्टर के साथ वो उन्होंने उनको ब्रीफ किया है। अब प्राइम मिनिस्टर आज वापस भी आने वाला है टेक्निकल एरिया में, तो काफिला निकल चुके हैं वहां से। राइट, क्या आप सुन सकते हैं? जी रमेश, we can hear you very well. Please continue. You're telling us about what's going on there currently. Please continue. हेलो, या अभी प्राइम मिनिस्टर ये हालत पेन में ब्रीफिंग के बाद जब प्राइम मिनिस्टर जा रहा है जनरल हॉस्पिटल, जो आर्मी का जनरल हॉस्पिटल है, जहां हमारे
जो घायल हुआ सैनिक जो ट्रीटमेंट ले रहा है, जो गलवान इंसिडेंट में जो जिनका घायल हुआ है, जिन लोगों का ट्रीटमेंट जनरल हॉस्पिटल में चल रहा है आर्मी की, उस आर्मी जनरल हॉस्पिटल में अभी प्राइम मिनिस्टर पहुंचने वाला है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से टेक्निकल एरिया से 2 किलोमीटर दूर में है वो जनरल हॉस्पिटल। वहाँ पहुंच के उन लोगों से करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और उन लोगों का हौसला बढ़ाएंगे, मनोबल बढ़ाएंगे। जी, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आर्मी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता जा रहा है ये काफिला। और वहां पे जैसा कि रमेश आप बता रहे हैं कि जो घायल हमारे जवान हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनसे वो बातचीत करेंगे। लेकिन रमेश, ये हम लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हैं, जो मोराल है हमारे सैनिकों का वो इससे काफी बढ़ता है, जो कि देश के प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने आए हैं, उनके बीच में आए हैं। हम आपसे फिर एक बार यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे कदम से, इस पूरी कवायद का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं जो हमारे सैनिकों का मनोबल है उसको बढ़ाना है, कैसे देखा जाए इसको? ये जरूर, ये सबसे बड़ी कदम हो जाती है किसी जो पॉलिटिकल लीडर से आर्मी को अपने आगे रहकर उन लोगों के बीच पहुंच के उन लोगों का सुख दुख जानना और उन लोगों का स्ट्रेटेजी जानना, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल डिसीजन जो देना है वो आप समझ सकते हैं। क्लियर मैसेज जा चुके हैं उन लोगों को, और साथ ही साथ इसको ये विजिट के दौरान आर्मी का मनोबल बहुत ऊंचा है डेफिनेटली, क्योंकि अभी लद्दाख में जो भी आम आदमी से हम बात करेंगे तो उनके ऊपर एक दुख है, क्योंकि 20 साल के बाद बॉर्डर पे एक जवान एक्शन में शहीद हुए हैं। ये 20 लोगों का इकट्ठा एक इंसिडेंट में होना लोगों में बहुत गुस्सा दिलाया है कि, और इस गुस्सा को हम शांतिपूर्वक तरीके से पहले कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उधर से पीएलए अपने जगहों से जो 6 तारीख को जो डिसीजन हुई जून में, उस हिसाब से उनको वापस जाना था। उस डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को वो लोग डिले कर रहे थे। अभी 3 बार हम बातचीत की शांति का और कूटनीतिक दौरान और आगे के Ramesh ji, के दौरान। we will be back with you, but let's listen now to what Union Defence Minister Rajnath Singh has tweeted. Let's take a look. बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के रहते देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज लद्दाख जाकर सेना के जवानों से भेंट करके उनका उत्साहवर्धन करने से निश्चित रूप से सेना का मनोबल और ऊंचा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं। तो खुद राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि भारतीय सेना के रहते देश की सीमाएं हमेशा से ही सुरक्षित रही और प्रधानमंत्री का लद्दाख का ये आज का दौरा, जो उनसे मुलाकात हुई है उनकी सेना के जवानों के साथ, वो उनमें उत्साहवर्धन करने का काम निश्चित तौर पर करेगा और इससे हमारे जो सेना के जवान हैं उनका मनोबल और भी ऊंचा होगा। रमेश चंद्र जी, यही बात मैं आपसे भी जानना चाह रहा था और इसका ट्वीट फिर उन्होंने राजनाथ सिंह ने किया है, रक्षा मंत्री ने, कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से जो एक मनोबल है, आत्मविश्वास है, वो बहुत ज्यादा ऊंचा होगा हमारे जो सेना के जवान है वहां पे। जरूर जो आमतौर पे जो जवान यहाँ पर अपने अपने पोस्ट पे खड़े होते हैं, तो किसी फैमिली से नहीं, किसी रिश्तेदार से नहीं, कम्युनिकेशन के बिना, अब ये सिग्नल जो जाती है, अब प्राइम मिनिस्टर खुद आए हैं लेह लद्दाख में, और जो फॉरवर्ड पोस्ट में जो ईस्टर्न रीजन में अभी तैनात हुए सैनिक बलों को ये सिग्नल पहुंच चुके हैं और उन लोगों का मनोबल आप यकीन नहीं कर सकते इतना ऊंचा हो जाती है, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर आए यहाँ पर पर्सनली सब कुछ जानने के लिए, और जान के इसके बाद आप जो उचित कार्रवाई होगी, उचित निर्णय होगी वो ले लेंगे। और इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ भी ये सिग्नल बहुत ही स्ट्रांगली जाएगा और इसके देखते हुए आपको जो अभी हमें अपना कूटनीतिक रणनीति हो या तो आर्मी रणनीति हो, उसकी क्लियर हमारा स्टेप जो होंगी वो कैलकुलेटिव और क्लियर स्टेप्स होंगी। बिल्कुल, और लगातार जो ट्वीट्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। अभी हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट दिखाया और रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है और देखिए ये ट्वीट उन्होंने लिखा है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। गर्व है देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री पर जो आज स्वयं
लेह पहुंचकर सेना के वीर जवानों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, और ये जो लाइनें लिखी हैं, प्रधानमंत्री ने कई बार इसको दोहराया है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, कुछ लाइंस नहीं हैं, बल्कि इसमें बहुत सारी भावनाएं छिपी हुई हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और भारत जैसा देश और जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो वाकई, और इसी को आत्मसात करते हुए, इसी को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री कि हम देश को नहीं झुकने देंगे, वो खुद आज पहुंचे हुए हैं उस जगह पे जहां पे कि लगातार पिछले कई दिनों से, कई महीनों से टेंशन का माहौल है। और प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच के जिस बात का जिक्र लगातार ट्वीट्स में भी आ रहा है कि वो उनका पहुंचना वहां पे एक संकेत है, और संकेत न सिर्फ चीन के लिए है बल्कि हमारे जो सेना वहां पे मौजूद हैं उनके लिए भी, कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आपके साथ प्रधानमंत्री, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, और इसलिए भी आपका आत्मविश्वास इससे काफ़ी बढ़ने वाला है। ये लगातार ट्वीट्स के जरिए लगातार जो तमाम जो मंत्री हैं वो इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और लगातार ये कवरेज जो हमारी लगातार जारी है, इसके क्या कुछ निहितार्थ हैं? प्रधानमंत्री का वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे सैनिकों के साथ बातचीत करना, और वहाँ पे जैसा कि बता रहे हैं हम आपको कि अभी वो आर्मी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कि जो घायल हो गए थे हमारे जवान, उनसे वो बातचीत करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना जो रिटायर्ड हैं, और उनसे हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। अस्थाना साहब, ये जो कदम है आज का, और प्रधानमंत्री जब वहाँ पे आज पहुंचे हैं और लगातार वहां के जो हमारे सैनिक हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, हमने अभी लगातार ये कहा कि ये उनका पहुंचना एक संकेत है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपको कुछ होगा उसके पीछे पूरा देश, 125 करोड़ की आबादी जो है भारत की, वो आपके साथ है। प्रधानमंत्री खुद आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्या कुछ इसके संकेत, क्या कुछ इसके अर्थ निकाले जाए? मेजर अस्थाना। सबसे पहले तो इससे सेना का मनोबल बहुत बढ़ता है जी, क्योंकि जब ये नजर आता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, देश का सबसे बड़ा मुखिया उनके साथ मौजूद है बॉर्डर पर, उससे सेना का मनोबल काफी बढ़ता है। दूसरी बड़ी बात यह है, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये इस भावना को जाहिर करता है, और ये भावना बॉर्डर तक पहुंचती है। बॉर्डर में जो हमारे जवान हैं जी, उनका मोराल तो हाई वैसे ही रहता है, लेकिन जब ये पता चलता है कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा है और देश का प्रतिनिधि उनके साथ है, तो उससे मेरे विचार से एक जज्बा और ज्यादा बढ़ता है। उस जज्बे में एक देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना है वो भी रहती है। राइट सर, दूसरी एंड चीज आल्सो जो मैं अक्सर बताना जी, चाहूंगा, बताएं कि सिर्फ ये मैसेज जवानों के लिए ही नहीं है, उनके साथ साथ उनकी फैमिलीज के लिए भी है। जितने भी जवान बॉर्डर पर हैं, उनकी फैमिलीज भी उसी उत्सुकता से इन चीजों को देखती है। और जब प्रधानमंत्री उधर जाते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हाँ, देश का जो पॉलिटिकल हायरार्की है वो उनके साथ जुड़ी हुई। दूसरी चीज ये है कि अगर आप पुरानी लड़ाइयां उठा के देखें, 1962 में एक गैप था पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री के बीच में। मेजर अस्थाना, मैं इस विषय पे आऊंगा, जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं 1962 का, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि बीते दिनों में क्या कुछ हुआ है। लेकिन इससे पहले हम जो ट्वीट से लगातार हमारे पास आ रहे हैं, हम वो बता दें कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया है, और उन्होंने ट्वीट किया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं हिंदी का पार्ट पढ़ना चाहूंगा कि हमें नाज है अपनी सेना और अपने नायक पर, जय हिंद की सेना, जय हिंद के नायक। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं कि हमें नाज है, हमें गर्व है अपनी सेना और अपने नायक पर। नायक मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जय हिंद की सेना और जय हिंद के नायक। बहुत ही महत्वपूर्ण ये ट्वीट है। रुकमा। Right. Well, Union Information and Broadcasting Minister's tweet there. He's tweeted, "The whole nation is with you," as a message to our soldiers along the LOC. In Ladakh, our Prime Minister reached Leh to convey the message of the nation.
Salute to PM and our brave soldiers. And here in this program, we are talking about the Prime Minister's visit, surprise visit to Leh this morning, and in which he addressed our soldiers, boosting their morale. He also visited them in the army hospital there, boosting the morale of soldiers injured in recent skirmishes. Well, we are talking with our reporter is Ramesh Chandra there on the ground, and our guest, General Asthana. Well, Mr. Asthana, we are talking about how his visit has boosted the morale of our soldiers. Also, when we talk about sending a message, there's also a strong message being sent out to the neighborhood. Certainly, it's a message, and it's a strategic message, not only to the country, but to the neighborhood, and also to the entire world, that we are taking it seriously. Yes. In fact, this message reverberates all over the world. Yes. If you see in a very near future, now the fact that India has stood up to China, India is looking at the eyes of the China, and India has called their adventurism and it has caught it by the correct methodology. This has also shown a fair amount of strength. Even 2 days back, ASEAN has also come up to say that we want to go back to UNCLOS, and we do not appreciate the code of conduct anymore in South China Sea, because even in South China Sea they were showing this adventurism. Earlier ASEAN were not speaking, but today everybody has got that strength. The entire world has started speaking. You see now what has happened in Hong Kong. People have started speaking, and people have offered asylum to all the members of the Hong Kong family to come and stay in their country if they feel it is uncomfortable to be in Hong Kong. So these are some global messages which are going to China, that you cannot carry on with this adventurism anywhere in the world, and more people countries will stand up to it. As you mentioned, more and more countries across the world are noticing the aggressive stance of the ruling party in China. For instance, about how it's flexing its muscles in the South China Sea, what you mentioned about that sweeping law, giving it sweeping powers in Hong Kong, and so on. Yes, in fact, I would also qualify to say that the global anger is not against China, but it is against CPC. The people of China are also victims, actually, because CPC and the ambition of the President Xi Jinping, these are two major problems which the entire globe is facing. The fact that they have given corona to the entire world is one issue on which the global anger is against China. The second thing is that they have tried to make unfortunate and wrong use of this pandemic by showing their adventurism all over the world and also profiteering out of it. When their BRI was not working, they have started off with a health silk road. मेजर अस्थाना, हम कुछ अपने मेजर अस्थाना, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और साथ साथ बहुत सारे जो सेना के जवान हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है कि प्रधानमंत्री और उनके साथ लगातार जो बहुत सारे सेना के जवान वहां पे मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे, वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। लेकिन मेजर अस्थाना, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगा कि अगर मैं प्रिपेयरनेस की बात करूं, तैयारी की बात करूं, ये एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पीछे पीछे जो सेना के जो जवान हैं वो लगातार वहां पे मौजूद हैं और ये लेह की वो तस्वीरें। लेकिन मेजर अस्थाना, मैं आप पे रुक करना चाहूंगा कि जो तैयारी है हमारी भारत की सेना की, भारत की, वो किस तरह से आप देख पा रहे हैं चीन के मुकाबले? क्योंकि लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें हम ये लगातार कह रहे हैं कि भारत की जो तैयारी है वो पूरी बहुत अच्छी से तैयारी है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं और वहां पे जो भी साजो सामान है वो सारे हमारे मौजूद हैं। चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा हम मजबूत स्थिति में हैं LAC पर। देखिए, चीन ने जितना सामान और जितना साजो सामान लड़ाई का वहां पर इकट्ठा किया है उस मुताबिक हमने भी काफी साजो सामान अपना इकट्ठा कर लिया। दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा चीज फर्क डालती है, लड़ाई सामान से नहीं जीती जाती, लड़ाई जीती जाती है मनोबल से, और मनोबल भारत की सेना का बहुत ऊंचा है। जहां तक चीन की सेना का अगर आप विश्लेषण करें
जी। तो चीन में कॉन्स्क्रिप्टेड सेना होती है, मतलब 2 साल के लिए किराए पे सोल्जर लेके आते हैं। तो उस किराए के सोल्जर का जिसके 4 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाकी है, वो गिनता है कि मेरे 6 महीने बाकी हैं। तो उसके अंदर उतना जोश होना ये इतना लाजमी है कि उतना नहीं हो सकता। माने दूसरी कहने बड़ी का बात मतलब यह है कहीं पर भी अस्थाना साहब की हाँ। जो मनोवैज्ञानिक अगर जीत की बात करें, दबाव की बात करें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चाइनीज सेना जिस तरह से वहां पे उनको लाया जाता है, उस लिहाज से तो हमारी सेना मनोवैज्ञानिक तौर पे उनसे काफी भारी पड़ेगी और 20 ही होगी, 19 नहीं होगी। हाँ हाँ बिल्कुल भारी पड़ेगी और हर हालत में हमारी सेना उनसे काफी भारी पड़ेगी उनके ऊपर, और ये उन्हें भी मालूम है, ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं मालूम। दूसरी बात ये है, आपने देखा होगा चीन ने कोई लड़ाई जीती नहीं है। 1962 की बात अलग मानी जाएगी क्योंकि उसमें हमने भरोसा किया और वो अंदर घुसा है, और उस टाइम में हम लोगों की तैयारी नहीं थी। जिस हिसाब से पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये सोचा नहीं था कि लड़ाई होगी, और छोटे छोटे पेनी पैकेट्स में हम लोग मौजूद थे, तो वो कहानी अलग है। उसके बाद में जितनी बार वो हमारे सामने आए उतनी बार उन्होंने मुंह की खाई है, और अभी भी उनको काफी जबरदस्त सबक मिला है। हालांकि वो अपनी कैजुअलिटी डिक्लेयर भी नहीं करना चाहते इसी चक्कर में कि वहां पर बखेड़ा ना खड़ा हो जाए शी जिनपिंग के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए। तो हमेशा वो मुंह की खाई है उन्होंने। वियतनाम ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसलिए अब यूएन में मैं उनको देख चुका हूं, मैं यूनाइटेड नेशन में रह चुका हूं, उनकी जो सेना है वो हथियार छोड़ के भाग गए थे। तो इस किस्म के कई सारे वाकयात सामने आए हैं जिससे हमें नहीं लगता कि उनकी सेना में इतना दम है, कम है। हाँ, वो अपनी नौटंकी में बहुत तेज है। इनका एक वॉर स्ट्रेटेजी होती है, 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी, जिसमें मीडिया और प्रोपेगेंडा का काफी जोर होता है। जी, और उसमें वो अपने अपने वीडियो दिखाते रहेंगे, कोई सामान का वीडियो दिखाएंगे, हथियारों फायर करते का वीडियो दिखाएंगे, अच्छा सामान उन्होंने खरीद लिया उसका वीडियो दिखाएंगे, और छोटी छोटी चीजों का वीडियो दिखाते रहेंगे। जैसे एक वीडियो दिखा रहे हैं कि भाई आदमी सोता हुए जग गया। ये ऐसे वीडियो हैं जिसको हमें बचकाना वीडियो कहूंगा मैं। बिल्कुल। तो उससे साफ नजर आता है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लेकिन मेजर अस्थाना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, जो हमारे दर्शक इस वक्त जानना चाह रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो ढांचागत, जो अगर मैं बात करूं वहां पे कितनी मजबूती है भारत के पास, वहां पे क्या कुछ जो हमारी जो LAC है वहां पे भारत किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइज मजबूती के साथ खड़ा है? देखिए ऐसा है, चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाया और इसलिए उनका LAC तक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। भारत इसमें थोड़ा पीछे रहा और इतनी जल्दी हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए। दूसरी मुसीबत ये है, जो इसको समझने वाली बात है, कि उनकी तरफ जो ज्योग्राफी है, जो जमीन की कंडीशन है, वो बहुत आसान है। एक बार आप डोजर चलाइए सड़क बन जाती है। हमारी तरफ जो जमीन है वो बहुत ही ज्यादा पत्थर है, रॉकी जमीन है, और काफी ऑल्टीट्यूड भी ज्यादा है, इसलिए सड़क बनाने में दिक्कत भी होती है। तो इस कारण से कई कारण है ऐसे जिसके कारण हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल तक नहीं डेवलप हो पाया है, लेकिन अब काफी हद तक डेवलप हो चुका है। लेकिन और सड़कें तो वहां बन गई हैं, जो ब्रिजेस हैं वो लगातार उनका काम हो रहा है, ये सब तो लगातार बनते जा रहे हैं। और जी हाँ, और आपने ये देखा होगा कि इस जो स्टैंड ऑफ है, इसके दौरान भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना है वो जारी रहा है। बंद नहीं किया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना। तो इस बारे में भारत देख रहा है, और मेरे विचार से जहां जहां हमें जरूरत है, मेरे विचार से हम काफी सक्षम हैं ये इस चीज को अंजाम देने के। ठीक है मेजर अस्थाना, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन let's go across now to our correspondent Ramesh Chandra. Ramesh, you were telling us about the Prime Minister's visit there as it continues in Leh. Just a short while back, he visited injured soldiers in the army hospital. What's happening now? Yeah, right now he is at the Army Hospital, General Hospital, where he is interacting with the Galwan soldiers who were injured in on 15th incident. And now, after interacting with them, he might be going to 14th Corps headquarters, which is just adjacent to the General Hospital. And there he may be briefed and he may be given, because it is already now 1:30 minutes. So he may be given lunch there. This could be the possible schedule right now, which we are receiving here at the airport. So once after interacting with the injured soldiers, he may come back if the briefing is there. Then otherwise he will come back to the Leh airport and he will fly back to Delhi.
Right. So the schedule right now, which is ahead. Well, clearly, so far, what is the kind of atmosphere that that you see there in among the soldiers as a result of the Prime Minister's visit, his address to them, his inspiring words? Definitely, this is very inspiring and morale boosting visit, definitely, and this is in fact pump them more enthusiasm to safeguard the Indian territories and Indian sovereignty. And if I have to go slightly to the history, around this time, in 72 years back, Ladakh was in a situation where without any infrastructure or preparedness, and in 1948, Ladakh have fought the tribal leaders and Pakistan army with the spirit. And now the same spirit is now seen here in Ladakh, and people with Prime Minister Modi's visit, they are very enthused and they are ready to do anything for the country. बिल्कुल रमेश, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अरुण, हम लगातार जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे जो वहां की सेना है वो वहां पे भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये जो हम लगातार सुबह से बात कर रहे हैं कि एक तो मोरल बूस्टअप होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोवैज्ञानिक तौर पे एक उनका जो दबाव है वो अपने विपक्षी पे बढ़ता है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री का वहां पे पहुंचना, 11,000 फुट की ऊंचाई पर प्रधानमंत्री का पहुंचना, वहां पे हम जानते हैं कि जो डिफिकल्ट टेरेन है, मौसम के लिहाज से ऑक्सीजन की कमी होती है, इन बेहद मुश्किल हालात में प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, अपने जवानों के बीच में पहुंचना, क्या कुछ मैसेज है भारत की जनता के लिए, सेना के लिए और बाकी के जो हमारे, अगर मैं चीन की सीधे बात करूं, चीन के लिए क्या कुछ संदेश है? देखिए, मैसेजिंग तो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही शार्प है, और वो मैसेज ये क्लियर है कि जो देश की टॉप लीडरशिप है वो अपने देश के जो आर्मी पर्सनल हैं, जवान हैं, उनके साथ लगातार खड़ी हुई है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से, जब ये अगर एस्केलेशन की बात करी जाए भारत और चाइना के बीच में, तो ये लगभग 1.5-2-2.5 महीने से चल रही है, लेकिन इसके बीच में हमने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग करते रहे इस पूरी सिचुएशन की, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, CDS हो, हर लेवल पर उन्होंने बातचीत करी है। अब लेकिन प्रधानमंत्री दुनिया भर में इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर के सिचुएशन का जायजा लेने के लिए जाने जाते हैं। हमने देखा कि इससे पहले भी जब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था, तो वहां पे भी उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन को जाना, समझा, क्योंकि वहां पे भी जिस तरह से अभी असम और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की बात की है, तो वहां भी रिसेंटली प्रधानमंत्री गए थे। और अब जब क्राइसिस सिचुएशन यहाँ पर LAC पर एस्केलेट होती है, तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते ग्राउंड सिचुएशन को जानने के लिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री को एक डीब्रीफ दिया जा रहा था कि आखिरकार क्या हुआ था। अमूमन होता ये है कि ये डायरेक्टली ब्रीफिंग ग्राउंड सिचुएशन से जानने का मतलब ये होता है कि देश की जो टॉप लीडरशिप है उससे पता चलता है कि आज की तारीख में SWOT एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है कि आखिर क्या कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट है इंडिया के जो इंडियन साइड पर हैं, वीकनेसेस किन किन पॉकेट्स में है, कहाँ का अपॉर्चुनिटीज है, अगर कहीं एस्केलेशन बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है, तो कहाँ का अपॉर्चुनिटीज है भारत जिसका फायदा उठा सकता है, और थ्रेट्स क्या कुछ हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा, जो कल की सबसे बड़ी बात निकल करके आई असीम, वो ये थी कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसमें मैसिवली 40,000 करोड़ रुपए के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक तरह से अप्रूवल दिया है, जिसमें कि हमारे मिग शामिल है, यानी कि मिग जो एग्जिस्टिंग मिग है इसको अपग्रेड किया जाएगा। सुखोई है, इसके ऑर्डर प्लेस किए हैं, मिक्स के ऑर्डर प्लेस किए हैं, और साथ ही साथ अपने डिफेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इक्विपमेंट्स है, इसको पूरी तरह से मॉडर्नाइज करने की बात है, इसको रिवैम्प करने की बात है। दूसरी बात कि जुलाई के एंड में हम देखेंगे कि जो रफाल्स हैं, जो 6 के आसपास जो रफाल है वो लैंड करेंगे, वो भारत की सरजमी पर होंगे। तो आप ये देखिए कि भारत 100 अपने जो सैनिक हैं, अपने वीर जवान हैं, उनको ये मैसेजिंग दे रहा है, उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अकेले नहीं खड़े हैं। क्योंकि यहाँ दिल्ली में बैठ करके तो हम लगातार टीवी और मीडिया देखते हैं, तो हम जानते हैं कि क्या कुछ एस्केलेशन की सिचुएशन है, लेकिन सीमा पर जो हमारा जवान मौजूद है वो टेलीविजन के से कनेक्टेड नहीं होता 24 घंटे, वो नहीं जानता कि क्या सेंस है भारत का, भारत क्या फील कर रहा है, क्या इमोशंस को फील कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां होना इस बात का सेंस उन आर्मी के जवानों को देता है, वो उनको इमोशनली भी एक तरह से बहुत बड़ा एक बूस्टर देता है कि जब देश की टॉप लीडरशिप उनके पास, उनके बीच में है, तो ये
मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि 130 करोड़ लोग एक तरह से भारत के जो लोग हैं वो जो आर्मी है उनके साथ पर खड़े हुए हैं। आप इसको इस तरह से समझिए अजीम, थोड़ा अगर इसको हम और नीचे के लेवल पर समझने की कोशिश करें तो जिन अभी प्रधानमंत्री जिन सोल्जर से जो बातचीत कर रहे हैं, जो इस समय पर जनरल हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां का मुआयना कर रहे हैं, इंजर्ड सोल्जर्स, ये उनसे डायरेक्टली बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ होगा, आपने किन चीजों को पाया, क्या स्ट्रेंथ रही थी आपकी साइड की, क्या वीकनेसेस थी, आपने क्या वहां पे महसूस किया, आपके साथ के 20 लोग एक तरह से शहीद हो गए हैं, आपको किन किन चुनौतियों का वहां सामना करना पड़ा था, उन चुनौतियों को कैसे आप अवसर में कन्वर्ट कर सके, या क्या कुछ सरकार कर सकती है प्राइमरीली इन सोल्जर्स से, ताकि इनकी जो आर्मी को एक तरह से और मॉडर्नाइज किया जा सके। तो ये कुछ बातें हैं जो स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देती है एक तरह से भारत के लोगों को कि देश पूरी तरह से जो सेना के साथ में खड़ा हुआ है। चाइना को जहां तक मैसेजिंग की बात है, वो उसको मैसेजिंग पहले ही दी जा चुकी है। ग्लोबली इस समय पर चाइना बॉयकॉट हो चुका है पूरी तरह से। साथ ही साथ चाइना एक तरह से इस तरह के हथकंडे अपना रहा है कहीं ना कहीं चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, और चाइना एक तरह से ये टैक्टिक्स पहले भी करता रहा है, अभी भी इन तरह की टैक्टिक्स को अपना रहा है। चाइना ग्लोबली बॉयकॉट इस समय पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारत एक तरह से आप देखिए जब सोल्जर्स के साथ में प्रधानमंत्री खुद खड़े होते हैं तो चाइना के सोल्जर्स वहां पे जब उनको मैसेजिंग पहुंचेगी तो वो डिमोरलाइज फील करेंगे कि उनकी टॉप लीडरशिप ये बताने को तैयार नहीं है कि उनके बीच कितने सोल्जर्स थे जो मारे गए थे इस एस्केलेशन के अंदर, टेंशन के बीच में। जब भारत अपने 20 सपूतों के बारे में बताता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और आज वो देश का प्रधानमंत्री जो होता है खुद उनके बीच में जाके खड़ा हो जाता है, तो ये एक तरह से बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग जाती है, बहुत शार्प है, बहुत लाउड मैसेजिंग है, बहुत क्लियर मैसेजिंग है ये चाइना को भी और दुनिया भर को। असीम एक चीज और आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया इस मुद्दे को एक तरह से अब कैच कर रहा है। आप देखिए कि इंटरनेशनल ग्लोबल एजेंसीज है, जो मीडिया एजेंसी है, वो इस बात को अपने हेडलाइंस के तौर पर निकाल रही है कि प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री है वो लेह लद्दाख में पहुंचे हैं और वहां पर सोल्जर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो चाइना में चाहे भले मीडिया में कितना भी बॉयकॉट हो रखा हो, मीडिया में कितना भी ब्लैकआउट किया हो, लेकिन जब इंटरनेशनल एजेंसीज इस चीज को पब्लिश करती हैं तो वहां के लोगों को भी पता चलता है कि कैसे भारत की टॉप लीडरशिप अपने सोल्जर्स के साथ खड़ी है, अपने आर्मी पर्सनल्स के साथ खड़ी हुई है, और एक तरफ चाइना की लीडरशिप है वो किस तरह से चीजों को में ओपेकनेस रखने की कोशिश करी है, चीजों को छुपाने में विश्वास रखती है। तो ये एक बहुत कुछ बड़े पॉइंटर्स हैं जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट की बात की जाए। प्रधानमंत्री lots of pointers will be coming to that, Arun, but talking about as you were saying, while there's a message here to China, to the neighborhood, to the people of India, it's also a very emotional moment. The Prime Minister himself going there after 20 of our soldiers were killed by the Chinese army. That's right, Rukma. And, Prime Minister Narendra Modi could have done a video conferencing sitting in the LKM, but then he chose to go to the ground situation, take the stock of the situation, going at the ground level and interacting with those soldiers who were actually present at that moment. So they give you first-hand information as to what happened. What were the points that were the breaking points that created an escalation? What was that Chinese did? What was that the Chinese tried to, escalate the situation, trying to understand from the Indian soldiers who were actually present at that point in time? Right. I mean, we know this fact that a lot of presentations are being made to Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi had earlier also interacted with various personnel from defense, be it the defense minister, be it the army chief. But you get the presentation, you get the information from the top leaders, and of course the top army chief. But then when you do interaction primarily with the soldiers who were actually present at that moment at the LSE during the time of escalation and during the time of clashes, it gives you ground situation. Number one, it gives an idea that what went wrong that day, what led to this escalation, what led to this tension. Number three, that what can be the furthermost strategy that India can adopt as of now. There are two things that army require, or primarily forces or troops require. One thing is a morale booster. So number one, when Prime Minister Narendra Modi is in Ladakh, that's for sure that it's a morale booster for the army, for our troops. Second part is that an army wants modernization in its army infrastructure, in its army equipment. When we talk about its artillery, it's about everything about the infrastructure, the defense infrastructure primarily. So yesterday only, as I said earlier, Rukma, that's a big initiative, that's a big movement. That's a record 40,000 crore of defense
investment in the defense upgradation or defense equipment allocation. upgradation, and of course procurement will be done by India. So the DSC or the Defense Acquisition Council has given a green signal to that. Now this gives a strong message that yes, India is modernizing its equipment. India is all set to upgrade its defense infrastructure. 21 MiG-29s. Now these will be upgraded. The existing infrastructure will be upgraded. New infrastructure, the defense equipment will be procured going forward. In the end of this month, in July, we'll be having 6 Rafale fighters. They are ready to combat fighters. That means the moment they land in the end of the month of July, they're ready to combat. So when we talk about the preparedness, Prime Minister Narendra Modi is of course being debriefed by the people, the commanders at the ground level, the 14 Corps commander at the ground level. But of course, he gets a sense as to what is our strength, what is our weakness. We know this fact that Indian Army is known for the strength of Indian Army is the capability of war at the mountain regions. Right, Arun, we'll be coming back to you. We are talking as we discussed the pointers, the major takeaways of all the events as they progress to this point. Well, but now let's take a look at this report. The Prime Minister on his arrival went to Nimmo. He saw a demonstration of MES and reached Leh airport. And he's left for the Hall of Fame in Leh, the War Memorial. After his visit to the Hall of Fame, the Prime Minister left for Army General Hospital there. Later, he will return home and as he heads for Leh airport to board his plane. बिल्कुल, हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, हमारे साथ मेजर अस्थाना जुड़े हुए। मेजर अस्थाना, अगर मैं इन सारे जो सिचुएशन है अभी उनको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि अब आज के बाद से या आने वाले दिनों में भारत की जो एक फॉरेन पॉलिसी है चीन को लेकर कैसे देखते हैं, चूंकि आप इस रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किस तरह की नीति, किस तरह की पॉलिसी, किस तरह की डिप्लोमेसी होनी चाहिए अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद से भारत का चीन के प्रति? देखिए, जहां तक चीन के साथ डिप्लोमेसी का सवाल है, मेरे विचार से भारत को हर तरीके से स्ट्रॉन्ग मैसेज देना पड़ेगा डिप्लोमेसी के थ्रू कि भाई हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और मेजर अस्थाना, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये कुछ तस्वीरें लगातार वहां से हमें जो मिल पा रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो मेजर जनरल अस्थाना, जी मेजर अस्थाना, मेजर जनरल अस्थाना, अच्छा माफ कीजिए जनरल अस्थाना, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार वहां से जो हमें मिल पा रही हैं वो हम लगातार अपने दर्शकों को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से पीएम का जो काफिला है वो लगातार हमने जो कहा कि वॉर मेमोरियल है वहां पे उनका काफिला जाएगा, प्रधानमंत्री वहां पे जाएंगे, उसके बाद वो हॉस्पिटल जाएंगे, जो घायल हमारे जो सैनिक हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। जी मेजर अस्थाना, माफ कीजिए जनरल अस्थाना, अपनी बात आप कंप्लीट करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो अभी डिप्लोमेसी आगे की होगी उसमें कुछ चीजें साफ नजर आ रही हैं और वो मेरे विचार से बतलाई भी जा रही हैं। सबसे पहली बात है कि भारत एक स्ट्रांग देश है जी, और अपनी जो सोवरेनिटी है या जो हमारी अपनी संप्रभुता है या जो हमारी सिक्योरिटी है, इसमें हम किसी भी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। दूसरी चीज, अभी ये जो 59 ऐप्स हम लोगों ने बैन करे, उससे एक सामरिक मैसेज सामने गया है कि हम जो आपके साथ ट्रेड है, ट्रेड में इम्बैलेंस है, तकरीबन $60 बिलियन आप हमसे हमेशा ले रहे हैं, हम आपके साथ ट्रेड में भी समझौता तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें सूट नहीं करता है। और जो हमारी सिक्योरिटी है वो परम सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें अगर नुकसान भी होता है, क्योंकि भारत चीन नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है वर्ल्ड में, तो उस हालत में अगर हम ये कदम उठा रहे हैं तो इससे नुकसान दोनों को होगा, लेकिन हम अपना थोड़ा, हमारा नुकसान कम होगा, उनका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और उनका नुकसान से ये जो स्ट्रेटेजिक मैसेज है ये क्लियर कट दिया जा रहा है, सामरिक मैसेज, कि भाई हम ये नुकसान भी उठाने के लिए तैयार हैं अगर ऐसी मुसीबत आती है, लेकिन हम अपनी जो सोवरेनिटी है उससे कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे और आप हमें आंख नहीं दिखा सकते। हम एक स्ट्रांग कंट्री है और ये एक स्ट्रांग कंट्री की तरह हम डील करेंगे और आपको उसी बराबरी पर हमसे डील करना पड़ेगा। Right, General Asthana, so are you saying that this is it's hardly a new message in many ways, can we say, but China's stance, do you see a change in that stance ever since the corona pandemic? Are we living in different times now, and is India's response befitting
in that way? Yes, India's response is befitting. You see, what has happened is that China, after coronavirus, has bought global anger. The Right. entire global anger is against them. Yes. Initially, people were more bothered about saving their own people, Yes. and therefore the countries were not talking that much because there was a global supply chain coming from China, and nobody wanted to disrupt that supply chain because the priority was to treat the people. Yes. But now that phase is over, and now the whole world is talking against China. Yes. And that is very important because you see the messages which are coming on Hong Kong. Certain acts have been passed against Hong Kong, whatever they have done in Hong Kong. Certain restrictions have been put. And at the same time, there are a number of countries who are ready to give asylum to the people of Hong Kong. Yes. Similarly, what China did was that after pandemic, they thought that it is an opportunity. They started adventurism in every field, in Indo-Pacific, as well as in opposite us, as well as even medically and profiteering out of pandemic. Now that was something which has shown China in a very poor light. They Yes. were seen trying to start a global health road, a health silk road, as they call it, and they were actually sending defective kits and taking money in advance, payment in advance, and trying to make the best of it. So that was also not very well appreciated by anybody. And also they were trying to manipulate certain organizations like WHO. Now Yes. all those things are taking a turn because WHO, the presidentship of WHA has come to India. Similarly, India has got into UNSC. The presidency of UNSC has gone to Germany for this month. So obviously, all is not going China's way. Even to the extent that smaller countries like ASEAN, they were very hesitant in speaking against China. But Okay. now they have also given a statement that we want to get back to UNCLOS and we don't want this code of conduct in South China Sea, which is actually indirectly giving the entire 9-dash line and all our exclusive economic zone to China. Now, all these things are some of these developments which China has to understand very carefully. And let me also point out that the global anger is not against people of China, who themselves are actually victims of the Chinese policies. The global anger is against CCP and against the Chinese leadership. That is the crux of the global anger. और देखिए Who is जरा trying साना to make the best of it. जी, जब हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, जो प्रतिक्रिया है वो भी आई है। हमारे सहयोगी नंदिता डागर ने उस खबर को हमें भेज रही हैं। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी जो प्रवक्ता हैं, उनके हवाले से खबर है, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो वहां की जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि इंडिया एंड चाइना आर इन कम्युनिकेशन and negotiation on lowering the temperatures through military and diplomatic channels. No party should engage in any action that may escalate the situation at this point. ये प्रतिक्रिया आई है प्रधानमंत्री मोदी के आज वहां पे जाने के बाद से विदेश मंत्रालय की तरफ से, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से। इस प्रतिक्रिया को जब कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि किसी भी पार्टी को, दोनों ही पार्टी को फर्दर किसी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि एस्केलेट हो टेंशन जीरो पे, इसको आप कैसे देखते हैं, इस प्रतिक्रिया को? इस प्रतिक्रिया को मैं एक तरीके से जिसे बोलते हैं एक सूदिंग रिमार्क की तरह देखना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने अभी पिछले 2 दिन से जो ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है और कल के भी ग्लोबल टाइम्स के अखबारों में ये प्रतिक्रिया तकरीबन उसी का नतीजा है। उस प्रतिक्रिया में वो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई एक तरीके से वो लास्ट मिनट एफर्ट कर रहे हैं कि भाई भारत जो है वो अमेरिका के खेमे में ना चला जाए, और इसलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम आराम से बातचीत कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक हमारा एंगेजमेंट जारी है और हम इसको निपटा सकते हैं, और ये एक जरिया है और वन साइडेड एस्केलेशन ना हो। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को ये बताने की कि भाई कोई आप ऑफेंसिव कदम ना उठाएं या कोई जैसे काउंटर इंसर्शन है, कुछ इस किस्म का कोई एक्शन आप ना लें, ये वो बताना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात शामिल है जो उसके बारे में हमें ध्यान से सोचना चाहिए, और वो ये है कि चीन की जो स्ट्रेटेजी है वो रही है इंक्रीमेंटल एनक्रोचमेंट स्ट्रेटेजी, यानी कि पहले आप 2 कदम आगे लीजिए, फिर आप 1 कदम पीछे लीजिए, और आपने थोड़ा सा एरिया गेन कर लिया उस चक्कर में। अब यही चीज के बारे में हमें ध्यान करना पड़ेगा। वो बोल तो रहे हैं कि भाई
हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, डी एस्केलेशन होगा, लेकिन इस डी एस्केलेशन को हमें ठीक ढंग से मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो स्टैंड ऑफ से पहले की हालत थी, जो वहां पर उनकी फौज जहां पर थी स्टैंड ऑफ शुरू होने से पहले, उसे वहां वापस जाना चाहिए। और ये नहीं हो कि वो 3 कदम आगे आए थे और 1 कदम पीछे चले गए और हम उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, ऐसा भारत कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। और प्रधानमंत्री का जो जाना है वहां पर, वो इस चीज को जाहिर करता है कि प्रधानमंत्री ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि 1 लुक ऑन ग्राउंड इज बेटर देन 100 रिपोर्ट्स। इसीलिए जब एक देश का जो मुखिया है वो वहां पे जाता है और उन लोगों से बातचीत करता है जिन्होंने डायरेक्ट नेगोशिएशन किया है, उन लोगों से बातचीत करता है जिन्होंने जो उनकी फौज है उसको डायरेक्टली उसके साथ में जो मुठभेड़ हुई उसमें हिस्सा लिया, तो उसको एक अलग पिक्चर उभर के सामने आती है और उसको भी आसानी दिमाग में क्लियर हो जाता है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर जैसे वहां पर गए हैं, तो जाहिर है कि उनको भी ये पता है कि भारत की जो फौज है उसका मोराल काफी हाई होगा और ये एक इंडिकेशन है कि भारत दबने वाला नहीं है। तो अब वो एक तरीके से इस किस्म के मैसेजिंग वो करेंगे। चीन की एक स्ट्रेटेजी ये भी है, प्रोपेगेंडा जिसे बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी, जिसमें प्रोपेगेंडा शामिल है, मीडिया शामिल है, और वो ये लोग भी कोशिश करते हैं कि दूसरे देश के जो ओपिनियन मेकर हैं उनको खरीद दिया जाए। हाँ जी, नहीं, मैं ये आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि ये जो बयान आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं चाइना की तरफ से, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये इस पे अमल करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है, एक टैक्टिक्स है, लेकिन जो असली जो एक्चुअल जो सिचुएशन होंगे ग्राउंड पे वो कुछ अलग होंगे, जो बयान दे रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग होंगे, या फिर अपने बयान पे ये कायम रहेंगे? आने वाले दिनों में हम वहाँ पे जो पीस है वो हम देख पाएंगे? देखिए, उसमें मेरे विचार से इसको थोड़ा सा हमें शक की निगाह से देखना चाहिए जी। क्योंकि बयान पे कायम रहना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। वो जो ये बोल रहे हैं कि हम पूरा डी एस्केलेट करेंगे, क्योंकि जो इलाका है ये जो श्योक नदी के साथ जो हमारा रोड जा रहा है, DSDPO रोड जो हम बोलते हैं, ये जो पहाड़ियां हैं जहां पर वो आ गए हैं वो उसको डोमिनेट करते हैं। और चीन का एक और सामरिक नजरिया है कि जो उनकी जो हाईवे है, जिसको ये वेस्टर्न हाईवे है जो कराकोरम आज से मिल जाता है, काराकोरम हाईवे, अगर इन पहाड़ियों के बाद में उस हाईवे तक तकरीबन प्लेन इलाका बन जाता है, तो जो असली अच्छी डिफेंस लाइन है वो ये पहाड़ियां हैं। तो वो चीन ये चाहेगा कि अगर कोरोना के चक्कर में मैं इस पहाड़ों पे आके बैठ गया और मैंने बाकी के जो शुरू के 2003 के और 2013 के और 16 के जो भी CBM थे, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर थे, उनको तोड़ के, उनको अलग करके वो जबरदस्ती आके बैठ गए हैं, तो वो जितनी जल्दी वो छोड़ना नहीं चाहेंगे इन पहाड़ियों। लेकिन तो इसलिए हमें शक की निगाह से देखना चाहिए। लेकिन जनरल अस्थाना, ये एक ट्रेंड जो मैं आजकल देख रहा हूँ वो ये कि आप बता रहे थे कि एनक्रोचमेंट की जो एक पॉलिसी है वो लगातार इसमें पिछले कई महीनों से बहुत इजाफा हो गया है। अगर मैं अपने ही LAC की बात कर लूँ, वहाँ भी उसका एनक्रोचमेंट का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं साउथ चाइना सी की बात करूँ, वहाँ भी वो वही काम कर रहा है। ईस्ट चाइना सी की बात करूँ, वहाँ भी वो काम कर रहा है। उसके जो बॉर्डर के इलाके आपके सेंट्रल एशिया के साथ हैं, वहाँ भी कुछ देश उनके साथ परेशान हैं। ये किस तरह की पॉलिसी है और इससे क्या कुछ, हालांकि एंड ऑफ द डे तो रिलेशन ही तो खराब होते जा रहे हैं चाइना के साथ बाकी मुल्कों के। नहीं, सही बात है, लेकिन चीन किसी अलग तरीके से सोचता है। उनका सोचना यह है कि भाई, अगर आप एक सुनजू ने कहा था कि लड़ाई आप बिना लड़े अगर जीत पाए तो वो सबसे अच्छी जीत है। और जब भी आप आगे बढ़ते हैं, अगर दुश्मन स्ट्रांग है तो आप रुक जाइए और दुश्मन कमजोर है तो आप आगे बढ़ जाइए। तो इन दोनों को अगर आप मिलाएं, अब साउथ चाइना सी में भी इन्होंने क्या करा, जब ये जो टापू हैं, जो फीचर थे जिनको इसने टापू में बदल दिया, ये इसने उस समय किया जब पिछली बार अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था। उस टाइम में इसने वहां पे बेस बना दिया पाराकल आइलैंड में और स्प्राटले आइलैंड में। उसी मुताबिक हमेशा ये इस किस्म की कार्रवाई करता है कि जब कहीं और लोग बिजी हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, फिर अगर कोई ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो रुक जाओ, और फिर वहां पे रुक के जहां जो आपने गेन कर लिया वो आपका हो गया। क्लेम मत छोड़ो, क्लेम आप 200 साल तक चलाते रहो। और जैसे जो साउथ चाइना सी में ये बोलते हैं कि क्विंग डायनेस्टी में हमारे शिप वहां जाते थे, इसलिए हमारा वो साउथ चाइना सी हमारा है।
अब ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया है दुनिया में। तो ये पॉलिसी जो है ये कुछ हद तक इन्हें कामयाब भी हुई है। इन्होंने अपनी पॉलिसी बार बार बदलते रहे हैं। ये पहले इसको बोलते थे ये लोग एक्टिव डिफेंस पॉलिसी, कि भाई हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे और हमारी जो है हम तो एक्टिव डिफेंस कर रहे हैं। अब उन्होंने एक्टिव डिफेंस को आगे बढ़ा के अभी ये एनक्रोचमेंट पॉलिसी पे आ गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अगर इनको यहां नहीं रोका गया, नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सपेडिशनरी पॉलिसी। फिर ये कोशिश करेंगे हिंद महासागर में आने की, क्योंकि इन्होंने अभी म्यांमार से एक रोड बना दी है जो इनको समुद्र तक ले जाती है, उससे बे ऑफ बंगाल आ जाएंगे, फिर बे ऑफ बंगाल से फिर इंडियन ओशियन में जाएंगे। तो इस पॉलिसी को रोकना पड़ेगा और पूरे वर्ल्ड को एक साथ आके रोकना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि जिस किस्म से इन्होंने पूरे वर्ल्ड को नाराज करा है, जिस किस्म से इन्होंने एडवेंचरिज्म जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिश की है, जिस किस्म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रही है और उनको भी अपनी गद्दी हिलती हुई नजर आ रही है, शी जिनपिंग को भी गद्दी हिलती नजर आ रही है। तो उस हालत में जब ये एक्टिव हो गए हैं तो मेरे विचार से इस मौके पे ये लोग पूरा वर्ल्ड जो है वो इसको महसूस कर रहा है और मुझे लग रहा है कि इनको कुछ हद तक अभी सबक मिलने का टाइम आ रहा है। ठीक है, Right. General Asthana, there are those who feel that the border standoff that China has instigated, it is more than just a border standoff. It is actually a retaliation for many grievances that China has been harboring, for India's strong stand on major issues that India has maintained so that peace is there in the area. Would you agree with that view? Certainly, in fact, that is Chinese perception. And what is Chinese perception? I would put it this way. China, when we said that, okay, the entire Aksai Chin is ours, we have a reason to say so, for the simple reason because when Maharaja Hari Singh acceded to us, Aksai Chin was part of it. That was part of his boundary. So obviously we have a rightful claim on Aksai Chin. Yes. Second claim which we have is because of Johnson Line. We consider Johnson Line as the boundary, and therefore Aksai Chin from that angle is also our part. Now, as far as China is concerned, their perception is that in 1959 they had sent a LAC, and as per that they were saying that till Shiok River it is our territory, which we did not, which we never agreed, and we started off with the forward policy, and then 62 happened. So they have one reason. The second reason, which is that very recently, after 370 and when we sent the map, we have also been saying that, okay, we will take POK and POK is ours as well as Aksai Chin is ours. So we renewed our claims. Yes. Now, unfortunately, yes, also mention was made by analysts about various infrastructure issues that China was seeking support for from India. We'll be coming back to that. But let's take a look now at what Union Home Minister Amit Shah has tweeted about the Prime Minister's visit today. Well, he's written, Prime Minister Shri Narendra Modi ji with our brave and courageous personnel. This visit of Honorable PM will surely boost the morale of our valorous soldiers. Prime Minister Narendra Modi with our brave and courageous personnel of Army, Air Force and ITBP at a forward location in Ladakh. This visit of Honorable PM will surely boost the morale of our valorous soldiers, says Amit Shah. बिल्कुल, देखिए लगातार जो ट्वीट्स आ रहे हैं उसमें एक बात का जिक्र हर कोई कर रहे हैं, वो ये कि इस विजिट के बाद से, इस यात्रा से जो हमारे सेना के जवान हैं उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो मनोबल है वो ज़रूर बढ़ रहा होगा। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जनरल अस्थाना, ये आपसे मैं जानना चाहूँगा अगले सवाल में कि जिस तरह से जो विस्तारवादी नीति रही है और इस वक्त भी उसको वो फॉलो कर रहा है चाइना, वो खासकर मैं भारत की बात करूं और दक्षिण एशिया की बात करूं, लगातार विस्तारवादी नीति के तहत भारत भी परेशान है, बाकी के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी परेशान हैं। बाकी के जो पड़ोसी मुल्क हैं, अगर मैं बात करूं, बहुत छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज भी हैं उसमें, और भी जो देश हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ भी देख रहे हैं कि इंडिया इस पूरे सिचुएशन में किस तरह से इसको हैंडल कर रहा है। इस पे भी बाकी देशों की निगाहें होंगी। तो भारत को ये भी देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम इस पूरे इशू को जो टैकल करेंगे उस पे पूरे वर्ल्ड की भी निगाहें लगी होंगी, टिकी होंगी, और इस लिहाज से आज की यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पूरे वर्ल्ड की निगाहें हैं कि किस तरीके से भारत चीन का सामना करता है, क्योंकि और चीन की भी इस बार पे निगाहें हैं, क्योंकि चीन एक मैसेजिंग और भी दे रहा है कि अगर मैं भारत को साथ में इस किस्म से विस्तारवादी नीति अपना सकता हूं तो मैं कहीं भी अपना सकता हूं, नंबर 1। और भारत भी इसी चीज का मुकाबला कर रहा है कि भाई आपको इस तरीके से आप विस्तारवादी आपकी कार्रवाई जो है वो ऐसे नहीं चलेगी पूरा। जी जनरल अस्थाना, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पे आज हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने लेह में जो वहां सैनिक है उनको उन्होंने संबोधित किया, उनका हौसला अफजाई की। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, आइए वो देखते हैं। लेकिन वो हम आपको दिखाएंगे अब से कुछ ही देर के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद। In a short while from now, well, we'll be listening to what the Prime Minister said in his address to soldiers as he addressed them in Leh, in Ladakh. लेकिन जो मेरा सवाल जनरल अस्थाना आपसे था, और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ कहा है। और लगातार जो ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे हैं तो उसमें भी इसी बात का जिक्र है रुकमा, कि कहीं ना कहीं जो सारे ट्वीट्स में कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। आइए वो सुनते हैं। और बस अब कुछ ही लम्हों के बाद हम वो आपको संबोधन दिखाने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने वहां जो जवान मौजूद थे उनकी हौसला अफजाई की है। क्या कुछ उन्होंने बातें कहा है, किस तरह से उनकी हौसला अफजाई की है, वो हम आपको सुना रहे हैं। Right. And the Prime Minister also visited the Army Hospital there, boosting the morale of injured soldiers. And in a short while from now, he's expected to make his return back. But it's been a very eventful day, and all eyes, in fact, on his visit today. It was a surprise visit. माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है।
सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और
भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक बकुला रिंपोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिंपोचे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिम्पोंछे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये इन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। आज लद्दाख के लोग हर स्तर पर, चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तव्य हो, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए अद्भुत योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता।
कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। साथियों, महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांडह बड़ी चेलव तेतुम येना नानगे येमम पढ़ाई कहा, यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के
आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। मेरे निर्णय की कसौटी यही है। इसी कसौटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान, इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये भी हुआ है कि अब आप तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। साथियों, सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपैशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने
और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा में समर्पित है। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिस भारत के सामने और हम सबने जिस भारत के सपने को लेकर, और विशेष रूप से आप सब सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उस सपने का भारत बनाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो आप अभी देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को। बहुत ही जोश और ऊर्जा से भरा हुआ यह संबोधन हमारे देश के उन वीर जवानों को, जो कि इस वक्त लद्दाख में बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपने काम को कर रहे हैं, देश की सेवा में जुटे हुए हैं, उनको वो संबोधित कर रहे थे। कुल मिलाकर आधे घंटे के इस भाषण में, इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने बहुत ही अहम बातें कही हैं। हम उन बातों को अगर मैं 4 अलग अलग सेक्शन में बांटना चाहूं तो इस तरह से होगा कि उन्होंने सबसे पहले उन वीर जवानों के साहस को, अब उनका अभिनंदन किया, उनके जोश को और भी आगे बढ़ाया, और उन्होंने बहुत सारी अहम बातें कही। उन्होंने ये कहा कि पूरा देश आज आपके साथ विश्वास के साथ खड़ा है, अटूट विश्वास के साथ खड़ा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि जो सेना का समर्पण है, जो जीवटता है, वो किसी से छुपी नहीं है, वो हर कोई जानता है। और इस घटनाक्रम के बाद से जो गलवान में हुआ है, उसके बाद से तो पूरी दुनिया जान गई है कि भारतीय सेना किस तरह का काम कर सकती है। उन्होंने ये कहा कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर कोने में ये जो आपका जो वीर है, जो वीरता है आपकी, जो शौर्य है, जो पराक्रम है, उससे हर कोई आज परिचित हो गया है।
प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसका अगला पार्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने सीधे चीन का तो नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से चीन पे करारा प्रहार किया अपने शब्दों के जरिए, वो इस तरह रहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो शांति और मित्रता ये किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, लेकिन जो कमजोर देश होते हैं वो शांति नहीं ला सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जो वीरता है, जो साहस है, वो शांति की पूर्व शर्त होती है। इस बात को आप समझ सकते हैं, बहुत ही इसके बड़े मायने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से विस्तारवाद है उसका भी युग खत्म हो गया है, विस्तारवादी नीतियां अब खत्म हो चुकी हैं, और जिन जिन देशों ने पिछले दिनों में, पिछले सदियों में इस विस्तारवाद नीति को अपनाया है वो चकनाचूर हुआ है, वो खत्म हो गया है। आज का युग, आज का जमाना विकासवाद का है। तो एक तरफ विस्तारवाद और एक तरफ विकासवाद, इस बात का जिक्र उन्होंने किया चीन का नाम लिए बगैर। अगला जो उनका इशारा था वो ये था कि भारत और भारतीय जो सेना है और यहाँ की जो सरकार है वो आधुनिक साजो सामान को किस तरीके से भारतीय सेना को और भी मजबूत किया जाए उस पर उनका काफी केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में हमने जो इस पर खर्च किया है वो 3 गुना, जो बजट है उस बजट में हमने 3 गुना ज्यादा इजाफा किया है, ताकि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी मजबूत किया जा सके, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है उसको और भी विकास किया जा सके। और आखिरी जो मैंने डिवाइड किया, इसमें चौथा जो पार्ट है वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पोस्ट हो, या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल हो, या फिर 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, और फिर उनके जो परिवार है उनकी शिक्षा की बात हो, इस तरफ भी सरकार लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं। तो ये कुछ 4 अहम पोर्शन प्रधानमंत्री के इस आधे घंटे के संबोधन के। और